मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, घटना चक्र का। यह चैप्टर 4 होगा आपका, जो गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करेगा। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इसको स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम कुछ नोट्स पढ़ेंगे और फिर नोट्स के बाद हम इस पर से क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप हुए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा गाइस, अगर आपको ज़्यादा लंबा लगे तो आप इसको 2-3 पार्ट में करके देख लेना, बट इस चैप्टर को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइव, यह क्लाइव वही है, रॉबर्ट क्लाइव, जो मैंने आप लोगों को बताया था 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था। और क्लाइव ने किसके खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा था। उस समय क्या क्या था? क्लाइव ने षड्यंत्र रचा था। कैसा षड्यंत्र? यानी कि मीर जाफ़र जो था, उस मीर जाफ़र को अपने तरफ कर लिया था सिराजुद्दौला के खिलाफ। ठीक है, ये वही क्लाइव की बात हो रही है। चलिए, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार किए गए थे, यानी कि असैनिक सुधार भी हुए थे और कुछ सैनिक सुधार भी हुए थे। किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिए थे। यानी कि असैनिक सुधार में क्या किया था क्लाइव ने? जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, चाहे जो भी, उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारण क्या था गाइस? क्योंकि भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा कंपनी में फैल गई थी। और मैंने इससे पहले जो आपको पॉलिटी का चैप्टर 1 पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी पर बक्सर के युद्ध के बाद काफ़ी ज़्यादा कर्ज आ गई थी। और इस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी क्या कर रही थी? ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन में बैंक होती है, उससे पैसे की मांग कर रही थी। ठीक है, उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था, यानी कि आप आपस में ही कर देना जो होता है उसे अनिवार्य कर दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो दोहरा भत्ता होता है ना, उसे बंद कर दिया जाए। 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अभी तक यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है गाइस, मैं बता दूंगा कहाँ पर से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। चलिए, अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की थी। यानी कि सबसे पहले यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था बंगाल में? तो किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा इस द्वैध शासन को लगाने वाला व्यक्ति कौन था? क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, ये डेट नोट कर लीजिएगा, 1765 में द्वैध शासन को बंगाल में लाया था। कब लाया था? 1765। 12 अगस्त 1765 को जब इलाहाबाद की घोषणा होती है, मतलब इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला के साथ होता है, तो उसके बाद से क्या होता है ना, 1765 में क्लाइव ने दोहरा शासन लाया था। कहाँ पर? बंगाल में। और इसी के बाद 1772 तक ये शासन चलता। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए, द्वैध शासन की समाप्त की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। यानी कि कोई भी जो काम होता था उसे क्या है, ट्रांसफ़र कर दिया मुर्शिदाबाद से। कहाँ कर दिया? कोलकाता। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि यानी कि ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस कि ट्रायल एंड एरर के नियम को किसने अपनाया था? तो किसने अपनाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था। चलिए, तो किसके तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पॉलिटी का चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था, तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। तो उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और कई सारे एग्जामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए, अब देखिए, इसी जो रेगुलेटिंग एक्ट आई थी ना 1773 में, आपको पता है, तो इसके द्वारा क्या किया गया था? अध्यक्ष का जो पद था ना, अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। यानी कि इससे पहले क्या होता था ना, कंपनी का गवर्नर होता था या बंगाल का गवर्नर, अब इसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाला कौन व्यक्ति था? वॉरेन हेस्टिंग। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। यानी कि ये बोल रहा है कि जो बहुत सारे सुधार वगैरह जो होते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी नींव तो रखी थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसको आगे बढ़ाया था। इसीलिए कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। अभी आगे पढ़ाया जाएगा गाइस, देखते रहिए। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, याद रखिएगा। सबसे पहले तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 को। और किसके समय हुई थी? इस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति किसने अपनाई थी? वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली ने अपनाई थी। यानी कि दो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या किया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति अपनाई थी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली ने। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चला, किंतु ब्रिटिश सांसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे भी दोषों से मुक्त कर दिया। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइज कि वॉरेन हेस्टिंग पर कौन से गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चला था? तो किस पर चला था? वॉरेन हेस्टिंग पर। कब चला था? 1788 से 1795 तक। चलिए, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। यानी कि इन्होंने क्या क्या किया था? कंपनी का भारतीय रियासतों समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, अधीनस्थ पाथर्क की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ की नीति। मतलब कुछ ऐसे काम थे जो इनके थे, इंपॉर्टेंट नहीं गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया था। यानी कि न्यायिक व्यवस्था जो थी ना, उसको सबसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से किसने सुदृढ़ किया था, मजबूत किया था? तो किसने किया था? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को, जो कलेक्टर होते थे, को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790-92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। ठीक है। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम दिया। यानी कि कानून की विशेषता का नियम किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस कि कॉर्नवालिस संहिता कब लाई गई थी? तो 1793 में। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। यानी कि न्यायिक कॉर्नवालिस संहिता किस पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को मुक्त कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई थी। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ये मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया कि सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? जो आप अभी आईएएस अधिकारी, आईसीएस जो देखते हैं, पोस्ट पहले आईसीएस होता था, कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। यानी कि ये 2 बार गवर्नर जनरल रहा है। कितना बार? 2 बार। पहले क्या? 1786 से 93, फिर 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं इसकी क्या है? समाधि स्थल यानी कि कब्र स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है गाइस कि गाजीपुर में, जो यूपी में है, वहाँ पर किसकी कब्र मिलती है? तो किसकी मिलती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का निज़ाम था। यानी कि एक क्वेश्चन ये है कि सहायक संधि सबसे पहले शुरू किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। ठीक है। बसीन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी।
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगर आपसे पूछता है कि पहला राज्य कौन था तो आप आंसर लगाएंगे हैदराबाद का निज़ाम। लेकिन पूछता है कि पहला मराठा सरदार कौन था तो आप किसको आंसर करेंगे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। एक सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी। इस संधि की शर्तें के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 6000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वायदा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति जताई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति के परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। यह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। याद रखिएगा, डुप्ले पहले यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को देने की बात कही थी। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, जो डुप्ले था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने ऐसी नीति को अपना ली थी कि राजाओं के बीच में झगड़ों में भाग लेना, अपनी सेनाओं को किराए पर देना। तो यह सहायक संधि लाने वाला पहला यूरोपीय किसको माना जाता है? डुप्ले को माना जाता है। ठीक है गाइस, चलिए। बाद में यही प्रणाली को अंग्रेजों ने भी अपना ली। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवश्य से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? यानी कि एक श्रेणीबद्ध तरीके से कौन कौन राज्य थे? तो याद रखिएगा, इस पहला क्या था? हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर था, चौथा अवध था, पाँचवा पेशवा, फिर बरार था, फिर सिंधिया था, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर थे। याद रखिएगा इस, अब ज़्यादा नहीं 3 या 4 नाम याद रखिएगा, कभी कभार श्रेणीबद्ध में क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। ठीक है, उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए थे। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। यानी कि वह जल्दी हस्तक्षेप नहीं करता था, किसी भी कार्य में भारत में वह जल्दी हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन कुछ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उसने काम किया था, जैसे सती प्रथा को ख़त्म किया, बालिका का जो छोटे बच्चे की मृत्यु होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब मार दिया जाता था, बालिका शिशु जो वध थी। ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए उसने कैप्टन स्लीमन को भेजा था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। चलिए, इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु इसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, कछार और जैंतिया की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। ठीक है, भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया, सामाजिक कार्य इसने काफ़ी ज़्यादा किया था, समाज में सुधार काफ़ी ज़्यादा किया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पॉलिटी के चैप्टर में मैंने गाइस आपको 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया था कि इसी समय क्या होता है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके मोनोपोली को समाप्त कर दिया था। जो एकाधिकार था कि केवल ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में आकर व्यापार करेगी, ये समाप्त कर दिया गया था। अब ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती थी, और यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर थे उनको हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। मैंने ऊपर आपको जस्ट अभी बताया, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी है। उसने लगभग 1562 ठगों 1826 से 1835 के मध्य को बंदी बनाया। यानी कि कितने ठगों को बंदी बनाए? 1562। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। यानी कि 1837 में क्या हुआ? ठग समाप्त हो गया था। किसको भेजा था? कैप्टन स्लीमन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। ठीक है। 1811-1823 में दासों के संबंध में कानून बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर्स कानून बनाने को कहा गया और 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत के से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि दासों के लिए जो ब्रिटेन ने कानून कब बनाया था, तो कब बनाया था? 1843 में, यानी कि दास को प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी भी कहा जाता है, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच होता है। क्या होता है? आंग्ल नेपाल युद्ध। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग के वो गवर्नर जनरल के काल में ये हुआ था। क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध। और इसको समाप्त किया गया था किसके द्वारा? सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। 1854 में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। यानी कि आपको पता है गाइस, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, उसके द्वारा सबसे अंत में अवध को मिलाया गया था 1856 में। उसी की बात की जा रही है। चलिए मैं इसको आगे समझा देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन यानी कि कुशासन का आरोप लगाया गया था। यानी कि वो अच्छे से प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, यानी कि प्रशासन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, वो अच्छे से अवध को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी आरोप लगाकर 1856 में उसको अंग्रेजों ने राज्य में विलय कर दिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकत्व के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन थे? तो याद रखिएगा गाइस नाम। सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर थे, बघाट था, जयपुर था, झांसी था, नागपुर था, करौली था। तो झांसी का नाम याद रखिएगा कि कब हुआ था? 1854 में। और अवध का नाम याद रखिएगा 1856 में। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ चुके हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। किसने बिछाया था? लॉर्ड डलहौजी। और यह डेट कौन सा था? 16 अप्रैल 1853। ये याद रखिएगा गाइज, 16 अप्रैल 1853 का समय था जो बम्बई से थाने तक लॉर्ड डलहौजी ने रेल लाइन बिछाई थी। और ये कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। या किलोमीटर भी याद रखिएगा गाइज, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। रेल यात्रा का प्रारंभ दी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। यानी कि कौन सी कंपनी ने रेलवे लाइन के लिए कार्य किया था? दी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य कारण क्या था? चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य कारण था क्या था? कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना। यानी जो कच्चे माल होते थे ना, उसको क्या करना है? देश से, मतलब जो कहीं राज्य, मान ले बिहार से मुझे शोरे ले जाना है, तो शोरे को मैं गुजरात के सूरत तक ले जाऊंगा ताकि वहाँ पर से मैं बंदरगाह के द्वारा उसे अपने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकूँ। यानी कि अंग्रेज ये चाहते थे। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना भी था ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह के सरलता से कुचला जा सके। यानी कि सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी रेल का काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे लाइन की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। यानी कि ब्रिटिश का जो राज्य क्षेत्र था ना, ब्रिटिश जो कब्जा करती थी, जैसे अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा आपने देखा कि अवध को कब्जा कर लिया गया, तो इस तरह का जो क्षेत्र कब्जा किया जाता था ना, सबसे अंतिम बार किसके विस्तार का समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। जब 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था और ये अंतिम था। इसके बाद किसी भी राज्य को ब्रिटिश ने नहीं जीता था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग समय हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। यह क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया और उस विवाह को उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। यानी कि इससे पहले क्या होता था गाइस कि हिंदुओं में विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं था। और कब दिया गया था इसे? लॉर्ड कैनिंग के समय। और इसके लिए प्रयास किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये दोनों नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे। कौन थे? पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे।
धोंदू केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। ये याद रखिएगा, ये अभी इसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था 1857 की क्रांति का? इसके बाद क्या हुआ था, महारानी ने कहा था कि हम किसी भी क्षेत्र को नहीं जीतेंगे। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इसे पढ़कर सुनाया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में राज नहीं करेगी, बल्कि अब सीधा कौन करेगा, जो ब्रिटेन की रानी है वो भारत में राज करेगा, यानी कि ताज का शासन यहाँ से शुरू हो गया था। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। अब जो गवर्नर जनरल का पद था उसको हटाकर क्या बना दिया गया, अब वायसराय का पद शुरू हो गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि कब दी गई थी, तो 1877 में। और किसका कार्यकाल था, 1877 में लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल था, और इसी के समय क्या दिया गया था, केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो ऑकलैंड। लॉर्ड लिट्टन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। लॉर्ड लिट्टन के समय याद रखिएगा, इस पहला किसके समय, ऑकलैंड में, दूसरा किसके समय में, लॉर्ड लिट्टन। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो मैंने जस्ट आपको बताया था ऊपर में इस चीज़ के बारे में कि 1843 में दास प्रथा को ब्रिटेन के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके काल के अंतर्गत, यानी कि इसके काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसके समय में, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय में हमने क्या किया था, सिंध को ब्रिटिश के साम्राज्य के अंदर में मिला लिया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति आंग्ल अफगान संबंधी के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी कि जो नॉर्थब्रुक था, के काल तक चलती रही थी। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को पढ़ाया जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके फल से उसके वायसराय काल में इस नीति को अनुसरण करने को स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता शब्द को JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना बोर्ड कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे आया हुआ है गाइस कि सबसे पहले जनगणना कौन से ब्रिटिश के गवर्नर के समय हुई थी, तो लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो वही है गाइस जिसको अंडमान निकोबार में एक कैदी ने मार दिया था, अफरीदी नाम था उसका, आगे हम पढ़ेंगे। और लेकिन नियमित जनगणना अगर पूछ दे तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ था 1881 में, नियमित जनगणना को शुरू कर दी गई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन में। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा कर दी गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 1876 में लिट्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन लाया गया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ठीक है, मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने का स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देशी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम 1878 किसके काल में आई थी, लॉर्ड लिट्टन के समय में। ठीक है, कौन सा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ चुका है। इस अधिनियम को मुख बंद करने वाला कानून भी बोला गया था। और स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री SN बनर्जी ने इसे आकाश में वज्रपात कहा है। दोनों नाम याद रखिएगा इस, किसने है, पहला, और स्किन पेरी ने क्या बोला था, विपरीतगामी और असंगत, और दूसरा नाम क्या है गाइस, SN बनर्जी ने क्या कहा था, आकाश से वज्रपात, यानी कि बादल का गरजना, बिजली गिरना, इतना भयानक ये कानून था। सर CP एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत
समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने मतलब जो विशेषाधिकारों का कुराघात बताया था। लॉर्ड रिपन भारत यानी कि ब्रिटिश भारत के वायसराय के सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। यानी कि लॉर्ड रिपन जो थे ना गाइस, वो काफ़ी अच्छा काम करते थे। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। जो आप पंचायत वगैरह देखते हैं, इनके समय में शुरू होकर दी गई थी। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन ने। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दी गई और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते थे उन्हें 9 घंटे और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसके बाद दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया था। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए थे। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। मैंने जस्ट ऊपर में आपको बताया है। चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मैटकॉफ को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना के द्वारा की गई थी। यानी कि याद रखिएगा, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1784 में। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंगम को। तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देने हेतु हुए जॉन मार्शल में पदभार ग्रहण किया। तो इसको नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता है, इसके पदभार को बदल दिया जाता है और किसको बैठाया जाता है? जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के दौरान लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके लिए इसने राशि भी प्रदान की थी। कुछ पाउंड राशि प्रदान कर दी गई थी कि इसके लिए कुछ खर्चा किया जा सके। इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बस स्टोरी के लायक आप इसको समझ लें। गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासनिक की तुलना किसने की थी? औरंगजेब के शासन से किया था। यानी कि इन्होंने कहा था कि जिस तरह से औरंगजेब का शासनकाल था उसी तरह से लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। नवंबर 1905 में, याद रखिए गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था और उस समय जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा किए गए सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक सुधार लाई गई थी। इससे पहले मैंने जो आपको चैप्टर 1 पॉलिटी पढ़ाया है, उसमें जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम ये चीज़ को पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, मार्ले मिंटो सुधार को, जिसमें बताया जाएगा किस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लाया था और जो चुनाव वगैरह होते थे उसमें हमने बदलाव कर दिया था। मुस्लिमों को अधिकार दे दिया कि वे केवल वो आरक्षण के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन लॉर्ड मिंटो ने किया था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। यानी कि इससे पहले 2 दिल्ली दरबार लग चुकी थी। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। यानी कि अब कलकत्ता से क्या हो जाएगा? दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दी जाएगी। और जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किया था, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब बंगाल का विभाजन नहीं होगा। चलिए तो हम कुछ प्रश्न को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, चलिए देखते हैं। ये IAS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है 2007 में। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत है गाइस। क्यों? मैंने आपको बताया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये सही है। पता था आपको कि 1833 का चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत क्या किया था? बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव
गलत है गाइस। वारेन हेस्टिंग गलत है, लॉर्ड मेयो गलत है, लॉर्ड डलहौजी गलत है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर भी देखिए गाइस ऑप्शन नहीं दिया गया है। लॉर्ड मेयो नहीं होगा, लॉर्ड लिट्टन नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डफरिन नहीं, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। 66वीं बीपीएससी के री एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस, उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के क्रमानुसार उन्हें सजाना है इसे, कि पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, इस अनुसार। चलिए इसके मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ, मैं इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। चलिए, पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था बक्सर का युद्ध। सॉरी गाइस, पहले देखा था हमने बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764, यानी कि जो भारत में मीर कासिम थे और शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला, इन तीनों के विरुद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों ने लड़ाई की थी बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर। फिर होता है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, यानी कि क्लाइव दोबारा भारत आया था। कब आया था? 3 मई 1765। और आपको पता है कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में 12 अगस्त 1765 को इसने क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की थी। किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि। देखिए आ गया गाइस, अगस्त 1765, ये कौन सा डेट था? 12 अगस्त का। ठीक है। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना, यानी कि कब बना था? 1772 में, यानी कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था? तो 1774, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, 1774 में उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखिए यहाँ पर ये नीचे में यही बात लिखा हुआ है। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है गाइस? यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है 2010 में। चलिए इसको देख लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर संरचना बाद में ऊपरी संरचना किसने किया था? कॉर्नवालिस। ये सही है गाइस, हमने पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन इसको बाद में काफ़ी अच्छे तरीके से, विस्तारित तरीके से किसने काम किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये सही है गाइस, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संग्रहित की थी, यानी कि संग्रहित किया था। नहीं गाइस, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको देखता हूँ। चौथा देख लें पहले। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र को जोड़े थे। हाँ ये सही है गाइस, लॉर्ड डलहौजी, यानी कि इसने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। आपको पता है 1848 में सतारा को इसने जोड़ा था, उसी के बाद कई सारे स्टेट को इसने जोड़ा था। सी नंबर क्या होगा? गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है गाइस। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और लंबा हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन को छोड़ देता हूँ और एक्सप्लेनेशन के बजाय मैं खुद की तरफ से अपने तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की मतलब लगे कि मुझे एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन मेरे अनुसार इससे अच्छा है कि आप मेरे बातों को सुने और उसको कॉपी में नोट कर लें। चलिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कि भारत में कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, मतलब संस्थापक के तौर पर? तो लॉर्ड क्लाइव। आपको पता है कि बैटल ऑफ पलासी, यहीं से क्या होता है? ब्रिटिश की स्थापना यहाँ पर शुरू हो जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो किसी ऐसे स्टेट पीसीएस में आते हैं जहाँ का विशेष क्षेत्र होता है। तो अगर आप यूपी की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजा चेस सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये मैंने ऊपर ही बताया था गाइस, ये कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको पता है कि दो लोगों ने अपनाई थी, ठीक ना, यानी कि 2 गवर्नर जनरल ने। पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग, और दूसरा कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये ऊपर में मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस की नीति जो वही है, सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस की नीति, ये सब नीति किसने अपनाई थी? वारेन हेस्टिंग ने। देखिएगा, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं आप देख लें। ये बीपीएससी में
सेम क्वेश्चन 1996 में पूछा, फिर 2005 में पूछा है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? यानी कि द्वैध शासन प्रणाली लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन इसको लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लगाया था? 1765 में, जब जो इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, उसी के बाद इसको किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी आ गया जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी। तो अभी जस्ट मैंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था? तो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है, किस पर चला था? वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था 1795 तक। ये हमने पढ़ा। उसको बाद में रिहा भी कर दिया गया था, यानी कि छोड़ भी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सांसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रही है, वॉरेन हेस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आपको एग्जाम हॉल में रिपीटेशन देखने को मिलता है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह किसका समय हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? कह रहा है गाइस, ये जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ऊपर में कि सिविल सेवा का जनक, न्यायिक संगठन, इन सब चीज़ों में अगर कहीं पर भी बात है तो आप आंख बंद करके आंसर किसको टिक कीजिएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन हाँ, इसकी नींव किसने रखी थी शुरुआत में? तो इसकी नींव रखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। लेकिन इसको सुसंगठित किसने किया था? तो किसने किया था गाइस? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पर्सन विदाबद्ध सिविल सेवा, यानी कि सेम वही पूछ रहा है, देखिए घुमा फुरा के आपसे क्वेश्चन पूछा, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बस क्वेश्चन आपको यहीं पर बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये मैंने ऊपर में आपको बता दिया है। क्वेश्चन लंबा किया जाता है आपको डराने के लिए, लेकिन क्वेश्चन उतनी टफ है नहीं। भारतीय लोक सेवा का यानी कि प्रवर्तन किसे माना जाता है? यानी कि किसने भारतीय लोक सेवा की स्थापना की थी भारत में? तो कौन से किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, आपको पता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पढ़ाया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ये काफ़ी मतलब ये ऐसे जो क्वेश्चन कभी आ जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन किसी किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि आप स्किप कर दें अगर निगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम है तब। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 12 को बहुत ही अच्छी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर हो जाएगा दरोगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं, अगर आप घटना चक्र से तो आप इसके डिटेल तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे आंसर को बहुत ही कम जगह पर मतलब उसको टैकल किया गया है। तो चलिए मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के उनके पुलिस कर्तव्य से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया था और दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किए थे। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। यानी कि कौन मानता था? किसान माना करते थे। ठीक है, तो अब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। अगर आइंदा से किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये मैंने ऊपर में पढ़ा था, याद रखिएगा। ये कहाँ है? गाजीपुर, यूपी में। देखिए यूपी पीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये भी आईएएस के एग्जाम में 2018 में आ चुका है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया था। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखा जाता था गाइस। आपको पता है कि हैदराबाद के निज़ाम हो गए, फिर बाजीराव द्वितीय, ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने अपने खर्च पर ही ब्रिटिश सेना को अपने दरबार में रखा था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, उस समय नेपोलियन का काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ चुका था, आपको पता है गाइस। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नहीं गाइस, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना नहीं था, वो तो ज़मींदारी व्यवस्था से आ जाती थी, जैसे भू राजस्व व्यवस्था हो गई, और कंपनी का जो कच्चे माल था, यहाँ से माल को तैयार किया था ब्रिटेन में, वहाँ से फिर भारत में लाकर बेचा जाता था, तो यहाँ से पैसे कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना, ये सही है। आय का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं था ऐसा। ठीक है, आप इसको आराम से एलिमिनेट भी कर सकते थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? याद करिएगा, आज हमने ऊपर में पढ़ा था पेशवा बाजीराव सेकंड। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में, उसी के द्वारा इसे किया गया था।
1802 की बसीन की संधि, देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना गाइस, 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज थे एक तरफ और एक तरफ कौन था? बाजीराव सेकेंड था। ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अब देखिए शासक की बात चल रहा है ना, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, अगर यहाँ पर राज्य शब्द का उपयोग करता था आप किसको आंसर मारते हैं? हैदराबाद का निज़ाम। लेकिन पहला शासक वर्ड यूज कर रहा था, यहाँ कौन आंसर हो जाएगा? यानी कि अवध का नवाब। ठीक है, चलिए सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? यानी कि सहायक संधि को लाया किसने था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। आपको मैंने ऊपर में बता दिया था एक्सप्लेनेशन में। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ही मिस्टेक किया गया है गाइस। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। कई बार ऐसे एग्जाम में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन दिख जाते हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन ही गलत दी जाती है। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे कौन कौन थे? हैदराबाद थे, मैसूर थे, तंजौर थे, अवध थे, पेशवा थे, बरार के भोंसले थे, सॉरी गाइस, बरार के भोंसले थे यहाँ पर। ठीक है गाइस, फिर सिंधिया के परिवार कुछ थे, इंदौर के होलकर, और फिर जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर इत्यादि सब थे। प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है, यहाँ पर बताया गया है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? यानी कि पूछ रहा कि अब यहाँ पर यही क्वेश्चन आ गया। मैंने ऊपर में बताया था राज्य पूछे तो कौन हो जाएगा? हैदराबाद का निज़ाम। यही पूछा ना, भारतीय देशी शासक कौन था? तो कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। निम्नलिखित पर विचार करना है। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही करानुक्रम नीचे दिए गए कोड से आपको सही बताना। जस्ट ऊपर में हमने देखा है। तो चलिए इसको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझा देता हूँ। ऊपर में देखिए, इसे अगर आंसर आपको ठीक करना है तो इसका लगातार ही आंसर सही है, 1 2 3 4 एकदम एक लाइन से। लेकिन ऊपर में मैं फिर से आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना, पहला हैदराबाद है, फिर मैसूर है, फिर तंजौर है, फिर अवध, फिर पेशवा। 5 नामों को आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना गाइस, यूपीपीएससी में पूछा गया है, लॉर्ड वेलेस्ली। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम हॉल में आपको रिपीटेशन को देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए राजस्थान के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है 1992 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मैंने बताया जब स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं तो मुख्य रूप से जो स्टेट होते हैं वहाँ पर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी की प्रभुसत्ता स्थापित करना। बट ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें क्योंकि आप अगर विशेष क्षेत्र से तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करना है? सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए गाइस यहाँ पर यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि यूपी वाले को सहायक संधि काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखिए यहीं पर आप देख लो 1863, ये गलत है। ठीक है, सहायक संधि उस समय नहीं आई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। ये 1863 की बात हो रही है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा आगे बात निकल गई है। और लॉर्ड वेलेस्ली 1798-99 के आसपास गवर्नर थे, तो ये गलत है। बक्सर का युद्ध सही है, 1764 में आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया था। कब खोला गया था? 1813 में। आपको पता है गाइस, ये बोला गया था कि अब कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का आ सकता है, भारत में व्यापार कर सकता है 1813 में। लेकिन कहा गया था कि जो चीन और चाय के साथ व्यापार है वो नहीं की जा सकती, और उसे 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पटाखा को बढ़ाए रखा था? यानी कि कौन सा ऐसा शासक था, मतलब भारत में कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो नेपोलियन के आक्रमण के खतरे को भी रोकने के लिए सक्षम था? तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। इसने क्या था? सहायक संधि लाई थी। ये लाने का उद्देश्य क्या था? कि जो नेपोलियन का खतरा है उससे अपने आप को बचाया जा सके। अब देखिए गाइस, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हैस्टिंग के शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। और इसी में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सुगौली, यानी कि सुगौली की संधि से इसे 1816 में समाप्त कर दिया गया था। सुगौली की संधि हुई थी, देखिएगा सेम क्वेश्चन आ गया ना, सुगौली की संधि हुई थी तो कब हुआ था? 1816, यानी कि 1814 से 16 के बीच में। तो 1815 नज़दीकी है, तो इसको आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला बोल रहा है हेक्टर
मुनरो, बक्सर का युद्ध, यानी कह रहा है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। सही है गाइस, हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध होता है। और मैंने बताया था एक तरफ कौन थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकेंड, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाली युद्ध, अभी जस्ट हमने ऊपर में पढ़ा, सुगौली की संधि 1816 में समाप्त हो गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, याद करिएगा इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जब टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 में क्या होता है, मारा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं गाइस ये गलत है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नहीं हुई है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ है, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप इसको देख सकते हैं, किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पर दे रहा लॉर्ड हेस्टिंग से। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया एग्जाम में। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, मैंने बार बार कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आपको क्या करना होगा, स्किप करना होगा। तनाव ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1820 से 27। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। ये देखिए फिर से यूपी के एग्जाम में, यूपी पीएससी और यूपी के लोअर सब इंस्पेक्टर में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने में मिला लिया था। कहाँ की बात हो रही है गाइस, मैसूर की बात हो रही है। मैसूर में कौन था उस समय, टीपू सुल्तान था। यह 1792 की बात है। 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर जिसको कहते हैं। उस समय क्या क्या था ना, उस पर भी एक प्रकार का प्रशासन का आरोप लगा दिया गया था कि उससे कुशासन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, प्रशासन अच्छे से नहीं चल पा रही है टीपू सुल्तान पर। और ये करने वाला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। माफ़ कीजिएगा ये 1792 की बात नहीं है, मैं मिस्टेक कर गया। ये मैसूर के उस समय की बात है जब टीपू सुल्तान नहीं थे। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ देता हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 से मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, कछार और जैंतिया की रियासतों को अपने प्रवेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत ज़्यादा अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरुआत में क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई थी, वह हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन बहुत ज़्यादा जब स्थिति खराब हो जाती थी तो वहाँ पर हस्तक्षेप करके उस क्षेत्र को अपने में मिला लेता था। चलिए, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। यानी कि पूछा कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सही सही उसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो ऊपर में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था 1792, ये उसी की बात हो रही है। 1792 में क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लॉर्ड जो टीपू सुल्तान थे उनके दोनों बेटों को अगवा कर लिया जाता है और उसको कैद खाने में रख लिया जाता है, और टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके हर एक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये मैंने ऊपर बताया था गाइस, ठगों के दमन से रिलेटेड में क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए इसमें IAS 1997 में क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन BPSC में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन स्लीमन। देखिए गाइस, मैंने अभी जस्ट बताया था कि BPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए यहाँ पर है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कौन सा है, कैप्टन स्लीमन। 2019 की ये क्वेश्चन पेपर में आया था, 65th BPSC में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई थी। चलिए तो इसको देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन से समझा देता हूँ। ये भी 67वीं BPSC में जो री एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एक्सप्लेनेशन में इसको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना और 1829 में उसने क्या कहता, सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। इसका सबसे अच्छा काम कौन सा था, सती प्रथा को बैन करना। और किसके प्रयासों से हुआ था, तो ये नाम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है गाइस, ये नाम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रयास था। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहयोग किया था कि इसको समाप्त कर दिया जाए। बेंटिक के काल में भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था, यानी कि दास को प्रथा को समाप्त करने में प्रयास किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अब देखिए 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को 1850 में हटाया गया, अतः कथन 1, 2 और 4 सही है। इस कारण से विकल्प सी सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है कौन सा विकल्प होगा, उत्तर सी 1, 2 और 4 कौन कौन होगा। जस्ट मैंने अभी बताया था, ठगी प्रथा सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा का उन्मूलन
लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ठगों को खत्म करने के लिए कैप्टन सलीमन गए थे, आपको पता है। ये भी किसके समय में स्टार्टिंग हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, नीचे में ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ सी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। देखिए कितने एग्जाम में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पीसीएस में आया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में 1990 में, फिर 2012 में इसे पूछा गया, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आ गया सती प्रथा। देखिए 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर किस वर्ष समाप्ति की गई थी? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1829 में। किसकी प्रयास थी? राजा राम मोहन राय की। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, झारखंड पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। चलिए, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? देखिए स्टेट पीसीएस में मैंने आपको जस्ट बताया कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं। तो ये स्टेट से रिलेटेड है, झारखंड जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर जनजाति अधिक पाई जाती है, तो उसके अपने स्टेट पीसीएस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा क्विलैंड। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए देखते हैं इसमें किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोककर खत्म कर दिया गया था? किस वर्ष से, मतलब दासों को रोक दिया गया था, लेकिन दासों पर प्रतिबंध लगा था कब? लॉर्ड एलनब्रो के समय में, 1843 में, याद रखिएगा। 1843 में जब लॉर्ड एलनब्रो आया था तो पूर्ण रूप से समाप्ति कर दी गई थी, लेकिन रोक कब लगाई गई थी? 1789 में बंगाल पर से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, यूपीपीएससी में 1990, 1991, 1994, यानी कि एक ही क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किन कारणों से किया गया था? कौन सी नीति को अपनाई गई थी? तो कौन था? कुप्रशासन के कारण। यानी कि कहा गया था कि आपसे शासन अच्छे से नहीं चल रहा है। वहाँ पर कौन थे उस समय? वाजिद अली शाह। बोला कि आप प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आप वहाँ से हट जाओ। ये घटना कब की? 1856। ये डेट याद रखिएगा, इस डेट से भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? देखिएगा इस बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में। मैंने आपको एक लाइन से ब्रिटिश में विलय बता दिया था, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में जो ऊपर मैंने बताया उसको देख लीजिएगा, अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। देखिए 63rd बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन 63rd बीपीएससी में। चलिए देखते हैं इसको। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सिंध को, अवध को, सतारा को, ग्वालियर को। तो कौन सा नहीं था इसमें का? तो ग्वालियर नहीं था इसमें, याद रखिएगा। मैं इसका विकल्प एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ देता हूँ। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुप्रशासन के आरोप में अवध का विलय हुआ था, और व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में हुआ था। ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, तो ग्वालियर इसका आंसर हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, इसका डेट मैंने बताया था, याद रखिएगा। 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को वहाँ पर से पद से हटा दिया गया था। देखिए विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कलानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए सजाइए। मतलब कलानुक्रम सजाना है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूं कि ये कौन सा एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इसमें देखते हैं, मैं छोटा कर देता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए पहला क्या है, यहाँ पर दे रहा है पहला सतारा, झांसी, बघात, उदयपुर। तो आप इसको देख सकते हैं, यानी कि आपको पता है गाइस कि सबसे पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने सतारा को किया था। कब किया था? 1848 के आसपास सतारा। उसके बाद यहाँ पर क्या है गाइस, उसके बाद हमने किया था बघात को, याद है गाइस, बघात यानी कि 1850 के आसपास। फिर हमने किया था किसको? झांसी को किया था, सॉरी उदयपुर को, और फिर हमने किसके किया था? झांसी को। ठीक है, यानी कि सतारा, बघात, और फिर क्या हो जाएगा? उदयपुर, और लास्ट में झांसी। झांसी को 1854 में। डेट याद रखिएगा, इस डेट से भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे चीज़ों को आप स्किप ना करें, ऐसे डेट को आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित है। देखिए यहाँ पर साफ साफ आपका आंसर यहीं पर दिख रहा होगा कि 1856 क्या है? अवध का विलय। तो ये तो पहला ही आंसर सही है। सतारा गलत है क्योंकि 1848 होगा, ये गलत है। पंजाब का विलय, ये भी गलत है गाइस। 1850 झांसी नहीं, 1854 होगा, जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको समझाया था, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है गाइस, कौन था? लॉर्ड डलहौजी।
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक शासन को हटा दिया गया था। तभी ऊपर हम लोगों ने जस्ट पढ़ा 1856 की घटना है, कौन से थे? अवध के लिए था। ये IAS 2007 में क्वेश्चन आ चुका है। वाजिद अली शाह को वहाँ पर से हटाकर, पद से हटाकर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपने मिला लिया गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। IAS 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन, फिर बाद में कौन, फिर बाद में कौन। देखिए तीनों को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया गया है। सबसे पहले सतारा को जीता गया था, फिर संभलपुर को जीता गया था और फिर झांसी को। मैंने बताया था 1848 में सतारा, फिर संभलपुर और बघात को जीता था 1849-50 के आसपास और फिर झांसी को 1854 में। तो इसके डेट को और इनको क्रमबद्ध तरीके से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए UPPSC 2016 में एक क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति लाई थी, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, सबसे पहले कौन शिकार हुआ था? तो आपको पता है सतारा को। 1848 में ही सतारा को क्या किया था? कब्जा कर लिया गया था इसकी नीति के तहत। ठीक है, डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? एकदम सेम क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो रहा है, सतारा 1848। जेम्स एड्रोज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये किसका नाम था? जेम्स एड्रोज रैमजे। किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी का, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। और लॉर्ड डलहौजी वही है जिसके समय पहला रेल लाइन बिछाया गया था भारत में। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड एलेनब्रो के समय। मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड एलेनब्रो के समय में सिंध विजय को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप साहस बनाकर, धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखें। और ज़्यादा अगर आपको परेशानी हो तो आप इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में देखें, लेकिन इसको नोट्स बना लें, क्योंकि कई सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको देखने को लग भी रहा होगा। तो देखिए 67वीं BPSC में री एग्जाम जो हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए उसका अधिग्रहण यानी कि एनेक्स्ट किया था, उसको अधिग्रहण कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर दे रहा है एक्सप्लेनेशन ऊपर में ही। चलिए देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनब्रो के काल के दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था? चार्ल्स नेपियर ने। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। याद रखिएगा गाइस कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उसी के बाद क्या हुआ था? 1843 में लॉर्ड एलेनब्रो का काल था, लेकिन मिलाया किसने था? तो इधर से कौन गया था? चार्ल्स नेपियर गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, यानी कि सिंधों पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तभी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? यानी कि सिक्किम को भारत में किसने मिलाया था? तो कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ था? तो आपको जस्ट पता है कि कैप्टन सलीमन को हटाकर किसको बैठाया गया था? जेम्स आउटरम को बैठाया गया था। और इसने ने क्या कहा था कि वहाँ पर प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा है, और कुप्रशासन का आरोप लगाकर सिंध को, अवध को जीतने का प्रयास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। देखिए ये क्वेश्चन आ गया गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। कौन सा डेट था गाइस? 16 अप्रैल। आप नोट कर लीजिएगा गाइस, 1853। कितने किलोमीटर का ट्रेन चला था? 34 किलोमीटर, बम्बई से थाने तक। ये BPSC का क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई और थाने के बीच में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो 1853, 16 अप्रैल का डेट था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा की शुरुआत की थी? तो आपको पता है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको ऊपर में समझाया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य का क्षेत्र अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो जस्ट आप लोगों को पढ़े थे किसके समय हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। ये लॉर्ड डफरिन था जिसके समय कांग्रेस बनी थी, उसी समय ये किया गया था, जो बर्मा को जीता गया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? यानी कि कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा गाइस, ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ याद कर लिया करें और एग्जाम हॉल में दोबारा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यह तो जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था। विधवा विवाह अधिनियम किसके समय में हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय इसे लाया गया था, यानी कि प्रस्तुत किया गया था।
देखिए 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो आपको पता है गाइस किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 की क्रांति के बाद यह उद्घोषणा लाई गई थी। किसने लाया था? महारानी ने। यहाँ पर से ताज का शासन भारत में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो हमने ऊपर में पढ़ा है कौन था? लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत में प्रथम वायसराय था। सेम क्वेश्चन आ गया गाइस, कहाँ पर से उद्घोषणा पढ़ी थी? महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पढ़कर सुनाया था। कहाँ से सुनाया था? इलाहाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने किया था? देखिए यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। 1858 की सामग्री की घोषणा ने किया था, यानी कि जो मतलब इससे पहले क्या होता था ना गाइस, कि आपको पता है, यानी कि 1897 क्रांति से पहले जो लॉर्ड डलहौजी था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उस सिद्धांत में यही बोला गया था कि अगर आपका पुत्र नहीं, अगर आप किसी को गोद लेते हैं तो आप उसको राजा घोषित नहीं कर सकते हैं। तो बाद में 1857 की क्रांति होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स का नुकसान हुआ था। इसी के बाद से रानी ने उद्घोषणा के आधार पर कहा कि नहीं, अब ऐसा दोबारा से शुरू हो जाएगा कि आप अपने पुत्र के स्थान पर अगर गोद लिए हुए किसी को तो उसको राजा बना सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी। कब नियुक्त की गई थी? 1877 में, लॉर्ड लिटन के काल में। याद रखिएगा इसे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया था? किसने दास प्रथा का समाप्त किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड एलेनबरो ने। किसने किया था? लॉर्ड एलेनबरो ने 1843 में। ये गाइस याद रखिएगा। निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि पूछ रहा है। तो पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये पहला सुमेलित है, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्कर्ता, नहीं है, नहीं सही है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, नहीं है, तो लॉर्ड वेलेस्ली का उल्टा कर दिया। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समय, नहीं, यह लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं, यानी कि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर चौथा नंबर देखिएगा, ये चौथा नंबर ही गलत है। लॉर्ड कैनिंग का दिया गया, ये गलत है। कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त सही है। वेलेस्ली का सहायक संधि सही है। और डलहौजी का व्यापगत का सिद्धांत आप मतलब आप इसको अगर आराम से एलिमिनेट भी करोगे तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लाई गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अभी जस्ट ऊपर में हमने पढ़ा 1793 की घटना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से आपसे पूछ रहा है गाइस। तो यहाँ पर जो लॉर्ड हैस्टिंग है वही गलत दिया गया है। फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली सही है। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन लाया गया था जो सती प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको जस्ट समझा दिया है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, यानी कि पेशवा के पद को कब समाप्त कर दिया गया था? 1818 में। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? देखिए गाइस, ये राजस्थान के स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ कि आप स्किप कर सकते हो। चार्ल्स मेटकॉफ था इसका आंसर, क्योंकि किसी विशेष स्पेसिफिक स्टेट से ये क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि अन्य एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। दूसरा वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली सही है। सर जॉन शॉर्ट आंग्ल नेपाली युद्ध, नहीं ये गलत है। लॉर्ड हैस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए गाइस, सी नंबर देखिए। वेलेस्ली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आपको पता है 1799 की घटना है जब टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तो उस समय क्या होता है, वो गेट पर ही मारा जाता है, मतलब उसी युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति प्राप्त हुआ था, मर गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर भी कोई पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो चौथा नंबर है लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, नहीं, ये गलत है गाइस। लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में दूसरा हुआ था। इससे पहले क्या बोलते हैं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत का गवर्नर कौन था? ऑकलैंड था। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, ये क्या था, गलत हो गया। ठीक है, चौतराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसके साथ जुड़ी है, किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा, किसने अपनाया था? जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। किसने अपनाया था? जॉन लॉरेंस ने। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? यानी कि वित्त जो होता है ना, फाइनेंस होता है, उसका डिसेंट्रलाइज किसने किया था, विकेंद्रीकरण किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए पूरा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड
मेयो के काल में। ये वही लॉर्ड मेयो है जिसने क्या किया था, 1872 में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत की थी। और ये लॉर्ड मेयो वही है जिसको अंडमान निकोबार में एक सही मतलब व्यक्ति था जो का मतलब उसका अफरीदी नाम था, उसी ने इसको चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, किसके समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में, आपको पता है। लेकिन नियमित जनगणना किसके समय हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। वह कौन व्यक्ति था इसने भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना करवाई थी, तो आपको जस्ट अभी बताया गया है, लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी, दंडित अपराधी ने किया था, किसका किया गया था, लॉर्ड मेयो का। और यह पहला और अंतिम गवर्नर था जिसका कार्यकाल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी, तो कौन है, लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं गाइस। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में सही कथन को चुनना है। ये देखिए, इसी बार के बीपीएससी 69th बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना गाइस, इस क्वेश्चन में उम्मीद रहता है कि ये सभी ऑप्शन सही निकलते, लेकिन आप इस तरह से उम्मीद को लेकर ना जाएं, आप इसको पढ़ें। बल्कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, यानी कि इसने क्या किया था, केंद्रीयकरण कर दिया था वित्तीय व्यवस्था को। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दे दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास भी किया था, सॉरी गाइस। और चौथा कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो चारों ऑप्शन इसका सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया था, तो ये लॉर्ड लिटन ने किया था। ये मतलब ऐसा वायसराय था ना लॉर्ड लिटन, जो क्या करता है, बहुत आक्रामक था, काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ था। चलिए, 65 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन ने। आगे बढ़ते हैं गाइस और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था, यह पूछा जा रहा था। इलवर्ड बिल विवाद जो है वो लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ था। इलवर्ड बिल विवाद जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, तो ये गलत है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, तो ये निम्नलिखित में से ही पूछ रहा है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। याद रखिएगा जी, इसका आंसर इस समय क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि 1899 में ही ये गवर्नर बनकर वायसराय बनकर भारत में आया था और 1905 तक ये वायसराय रहा था। ठीक है गाइस, यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्था 1882 में किसने रखे थे, तो लॉर्ड रिपन ने। मैंने आपको ऊपर में बताया था कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। काफ़ी उदारवादी सोच रखता था और भारत के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब इसको काफ़ी अच्छे तौर पर इसे वायसराय के रूप में माना गया है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलवर्ड बिल विवाद किससे संबंधित था, देखिए ये क्वेश्चन IAS 2013 में आ चुका है। तो जो इलवर्ड बिल विवाद था ना गाइस, उसमें क्या होता था, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। यानी कि अब जो होता था ना, इससे पहले क्या होता था कि यूरोप के जो लोग थे वो केवल यूरोप के जज के सामने ही पेश होते थे। लेकिन इलवर्ड बिल विवाद में क्या किया गया, जो यूरोप के लोग थे अब उनकी सुनवाई भी कौन कर सकता था, जो भारतीय जज होता था, जो भारतीय न्यायाधीश होता था वो भी कर सकता था। लेकिन यूरोप के लोग इसको काफ़ी ज़्यादा अपमान के रूप में मानते थे, इसीलिए इसके लिए विवाद हो गया था। लॉर्ड रिपन के समय इलवर्ड बिल आया था। IAS 2003 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर कह रहा है इलवर्ड बिल का उद्देश्य क्या था, जहाँ तक अदालतों की दंडित अपराधी का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना था। यानी कि बराबरी का अधिकार दे दिया गया था और इसी के चलते ये काफ़ी बड़ा विवाद देखने को मिला था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं। किसकी पदावधि में महिला तथा बच्चों के कार्यवाही के घंटों को सीमित करने के लिए किया गया था, तो ये आपको पता है फैक्ट्री अधिनियम पहला लाया गया था। किसने लाया था, लॉर्ड रिपन ने। 1881 की घटना है। ठीक है, ये फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था और बच्चों जो थे ना 7 वर्ष से कम बच्चे को फैक्ट्री में जाने पर अधिकार प्रतिबंध कर दिया गया था। और 7 वर्ष के जो बड़े बच्चे होते थे उनको क्या कहा गया था कि अब आप फैक्ट्री में जाकर काम करोगे तो केवल 9 घंटे तक ही आपको काम करना है और महीना में 4 दिन की छुट्टी भी ली थी। देखिएगा इस IAS के प्री 2017 में क्वेश्चन आ चुका है और क्या कह रहा है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि पारित की। नहीं, मजदूर संघ बनाने की बात नहीं कही गई थी, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। हाँ, ये सही है गाइस, NM लोखंडे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। निम्नलिखित में किसे भारतीय स्थानीय शासन संघ का जनक माना जाता है, तो कौन है गाइस, लॉर्ड रिपन।
अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं गाइस, जो आप अच्छे से धैर्य बनाकर देख लें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सुमिलित करा कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो पहला ही सुमिलित नहीं है गाइस, पहला ही गलत करा है। ये स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो ये लिटन नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपन। और बाकी के जो ऑप्शन है ना गाइज, इसको आप कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको बोझ लगने लगेगा, तो उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाइएगा, ठीक है। देखिए यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है 1994 में, और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको सुमिलित करने के सूची 1 से सूची 2 को मिलाने की बात कर रहा। आइए मैं इसके एक्सप्लेनेशन को बता देता हूँ, फिर मैं इसके आंसर पर जाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। चलिए गाइज, क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया था, ठीक है। और मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी किसके कार्यकाल में? बेंटिक के कार्यकाल में। चलिए मैं इसके ऊपर में बता देता हूँ पहले इसके आंसर में। देखिए ये सही है, क्लाइव जो था इसने क्या किया था? सबसे पहले बंगाल में दोहरा शासन लगाया था। कब लाया था? 1765 में। आपको मैंने ऊपर में समझाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी भारत में 1833 की बात है, और 1833-34 की, जब लॉर्ड मैकाले भारत में आया था। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस पर प्रतिबंध से हटाने की बात करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सुमिलित करना है गाइस, देखिए, और ये कौन सा? यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सुमिलित करके देखते हैं कौन सा आंसर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। लॉर्ड डलहौजी का क्या हो जाएगा गाइस? व्यापगत का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी का है। विलियम बेंटिक का क्या हो जाएगा गाइस? सती प्रथा पर निषेध लगाया था 1829 में। लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन का स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित है? यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल से घटना सम्मिलित करता है? तो लॉर्ड एलनबरो, यह सही है गाइस, सी नंबर। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध पर विलय की थी, यानी सिंध पर विजय प्राप्त की थी और सिंध को ब्रिटिश में मिला लिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी गाइस, मैंने ऊपर में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, जस्ट अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है, लॉर्ड कर्जन के समय में। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या है? पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना की बात करा गाइस, तो देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा जॉर्ज डगलस कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैंपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो और कैंपबेल किसी का नाम नहीं है। यहाँ पर जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था गाइस, और उस क्वेश्चन को बनाया था वो लॉर्ड कर्जन को ध्यान में रखकर, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दी गई, विभाग की बात कर दी गई। विभाग की स्थापना इसके समय में नहीं हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो कौन सा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसने की थी गाइस? यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो गांधी जी के मेंटर माने जाते, गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। उपयुक्त पदावधि के सही कालानुक्रम समझाने के पहले कौन आया, बाद कौन आया, बाद कौन, इसको बताना है। देखिए पहला क्या है? लॉर्ड कर्जन, आपको पता है 1899 के आसपास। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो देखा जाएगा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर हार्डिंग, फिर इरविन आया था। इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लॉर्ड कर्जन कब आया था? 1899 से 1905 तक। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। और लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। चलिए गाइस इसको देख लेते हैं अच्छे से। पहला कहता है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, ये सही है गाइस। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, सही है गाइस। दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कथन सत्य चुनना है। अंग्रेजी साम्राज्य को लेकर ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, ये बता रहा है। दूसरा कह रहा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना। तो दोनों ऑप्शन इसका सही है गाइस, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। फुट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी, किसने अपनाया था? तो ये दोनों ने अपनाया था गाइस। लॉर्ड कर्जन ने भी अपनाया था और लॉर्ड मिंटो ने भी अपनाया था।
क्यों? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन करके, जो 16 अक्टूबर 1905 को किया था। और लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था? जो निर्वाचन में कुछ आरक्षण दे दिया था मुसलमानों को, मार्ले मिंटो सुधार में। ये दोनों का यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का विनाश अपने विनाश की तरफ जारी है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। ठीक है। इसमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने मार्ले मिंटो सुधार लाके 1909 में। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह कौन था? लॉर्ड रेडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। और इसी के समय क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना जो कब हुआ था गाइज? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। 5 फरवरी 1922 के डेट में चौरी चौरा घटना हुई थी। देखिए IAS 2004 में एक क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है गाइज वो गलत है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं, लॉर्ड लिट्टन के समय की घटना है, तो ये गलत है। पहला पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही। एल्बर्ट बिल रिपन के समय हुई थी, आपको पता है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है जो लास्ट नंबर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए सेम क्वेश्चन आपको UPSC का उठाकर राजस्थान ने पूछ दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट गलत है, लॉर्ड लिट्टन होगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतर किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। आपको पता है ना गाइस, इसी के समय में राजधानी परिवर्तन की गई थी। सही जोड़ी बनाए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर करके चुने। पहला क्या है? देखिए ये क्वेश्चन कहाँ आ चुका है? MPPSC के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और सही जोड़ी बनाने की बात करिए, चलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। हड़प नीति का सिद्धांत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ये मैंने बता चुका है आपको। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव ने 1765 में लगाया। और सामाजिक सुधार बेंटिक ने किया था, सती प्रथा को प्रतिबंध लगाकर ठगों का दमन किया, बहुत सारा काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इसीलिए इसको सामाजिक सुधार का काफ़ी ज़्यादा सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। देखिए इसको सम्मिलित करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए तो बेहतर होगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जब मैंने पॉलिटी पढ़ाया था गाइस, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग सही नहीं है, तो इसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कालानुक्रम से उत्तर सही होगा। यानी कि अगर विकल्प में दिया गया है वारेन हेस्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर उसको मान लिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए 1833 का चार्टर एक्ट क्या है? डलहौजी की नियुक्ति कह रहा है। 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति। और 1935 का एक्ट वेवल की नियुक्ति क्या है? इस प्रकार प्रश्नानुसार है, मतलब दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सम्मिलित करना है फिर से गाइस, और इस तरह के क्वेश्चन को मैं कहता हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन में ही पढ़ लें। और कैसे कैसे जीता गया था, तो क्या है? संभलपुर 1849, मैंने अभी ऊपर से लगातार आपको बताया, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। सतारा किया 1848, अवध 1856 को प्रशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था पद से। और झांसी 1854। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया तथा उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसके आते हैं आंसर पर। और देखिए कालानुक्रम में क्या है? सिक्किम 1835, सिक्किम के कुछ भाग का विलय 1835 में और कुछ भाग का 1805 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। पंजाब 1849, बर्मा का 1886 और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में। ये नाम याद रखिएगा गाइज, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है जिसके समय में क्या हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हुआ था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में कई सारे क्षेत्र को मिलाया गया। और झांसी 1854 मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना शुरू कर दी गई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा गाइस, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफ़ी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर और तथा मुस्लिमों को पारसियों को दी जाने वाली उपाधि क्या थी? खान बहादुर। 1859 एवं 60 में इन उपाधियों को दिए जाने में संक्षेप में लिखा गया, यानी कि किसके समय में हुआ है? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय के बाद की घटना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है गाइज आपको, लॉर्ड रिपन दे रहा है जो कि गलत है, लॉर्ड लिटन जो कि गलत है, लॉर्ड मेयो जो कि गलत है, लॉर्ड डफरिन जो कि गलत है। अगर आप इसका आंसर देखोगे तो कौन हो जाएगा?
कैनिंग। इसीलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइस, तो यहीं तक हमारा वीडियो रहेगा गाइस। काफ़ी लंबा वीडियो था, आप इसको धैर्यपूर्वक देखें और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट चैप्टर मैं लेकर आऊँगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।